नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीमांकन निरस्त कब और कैसे होता है। देखिए दोस्तों, आपके द्वारा जो सीमांकन करवाया जाता है कई बार वह निरस्त हो जाता है, या कई लोग जो रहते हैं वे गलत सीमांकन करवा लेते हैं, तो उसको आप निरस्त करवाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह सीमांकन जो है कब, ठीक है, और कैसे, दो चीजें यहां पर हमें समझनी है कि किस स्थिति में वह निरस्त होता है और उसकी क्या प्रक्रिया है, अर्थात कैसे वह निरस्त होता है। तो इन सब बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इन सभी बातों को आज जो है हम इस ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं। ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ के माध्यम से इन सब बातों को हम समझेंगे कि किस प्रकार से सीमांकन जो है वह निरस्त होता है और वह निरस्त कब होता है। तो देखिए, इसके लिए हमने जो ग्राफ लिया है, इसमें हमने यहां पर एक खेत लिया है, ठीक है। ये पूरा खेत है किसका? यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति जमीन का मालिक है। जमीन का मालिक है, कौन सी जमीन का? इस खेत का यह मालिक है। इस जमीन का यह सीमांकन करवाना चाहता है, इसका सीमांकन करवाना चाहता है। सीमांकन करवाने के लिए क्या करेगा कि तहसीलदार को आवेदन देगा। कहां पर? तहसीलदार के यहां पर आवेदन पेश करेगा। तहसीलदार जो है यह क्या करेगा कि पटवारी को लेटर जारी करेगा। किसको? पटवारी को लेटर जारी करेगा और पटवारी से आदेश करेगा इसको, पटवारी को, कि आप इस जमीन का सीमांकन जो है मौके पर जाकर कीजिए। मौके पर जाकर सीमांकन करेगा तो किस प्रकार से करेगा? तो 129 में उसकी प्रक्रिया दी गई है। काय में 129 1 और 2 3 और 4 तक सीमांकन की प्रक्रिया है। कहां तक? 129 की उपधारा 1 2 3 और 4 तक जो है सीमांकन की प्रक्रिया दी गई है, जो कि तहसीलदार को करना है, ठीक है। तहसीलदार और पटवारी को करना है। तो पटवारी को जब निर्देशित किया जाएगा तो पटवारी उसमें क्या करेगा कि इस खेत के जितने भी पड़ोसी कृषक है, ठीक है, इस खेत के जितने भी पड़ोसी कृषक है उन सबको सूचना पत्र देना पड़ेगा। इस खेत के मालिक को देना पड़ेगा, 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 इस खेत के मालिक को भी देना पड़ेगा, इस खेत के मालिक को भी देना पड़ेगा, और इस खेत के भी मालिक को, किसको? पटवारी द्वारा सूचना पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। पटवारी द्वारा सूचना पत्र देने के बाद में, उसके बाद में वह पटवारी जो है वह सीमांकन करेगा, ठीक है। जो तारीख सूचना पत्र में दी गई है उस तारीख को सीमांकन करेगा। यह हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि किन परिस्थितियों में जो आपका सीमांकन जो है कब जो है वह निरस्त हो जाता है, इन बातों को समझना जरूरी है। तो सभी पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र देना जरूरी है, और जो सीमांकन का सूचना पत्र दिया गया उस सीमांकन के सूचना पत्र में जो तारीख दी गई उसी तारीख को आपका सीमांकन वहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें जो है पटवारी को ध्यान रखना है। जब सीमांकन होता है तो जैसे मान लेते हैं कि कांकड़ है, ठीक है, ये कांकड़ है, सरकारी जमीन है यहाँ पर, या कोई रास्ता है, तो पटवारी नापता नापता जब आएगा तो इस दिशा से आना चाहिए, या तो कोई सरकारी मेड़ होनी चाहिए, या सरकारी कांकड़ होना चाहिए, सरकारी रास्ता होना चाहिए, तो वहां से इसको सीमांकन शुरू करना है। इन बातों का भी पटवारी को उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में जब सीमांकन हो जाएगा तो उसका एक पंचनामा तैयार करना है। किसको? पटवारी को। पंचनामा तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? पटवारी, ठीक है। पंचनामा तैयार करने के बाद में फील्ड बुक बनाएगा कि यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो है कितनी लंबाई थी, यहां से यहां तक की कितनी लंबाई थी, यहां से यहां तक की कितनी लंबाई थी। जब इस खेत की आकृति के अनुसार जो है, या इसका जो रकबा है खसरा बियोन के अनुसार उसकी आकृति पूरी हो जाती है, तो फिर उसके बाद में यहां से ऐसे सीमांकन करेगा। तो यहां पर इसको बिंदु बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ए बिंदु है, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर सी बिंदु है, फिर यहाँ पर डी बिंदु है, यहाँ पर ई बिंदु है, ये एफ है, ठीक है, ये फिर यहाँ पर जी है, यहाँ पर एच है। तो फिर इस तरीके से उसकी फील्ड बुक इसको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या काम करना पड़ेगा पटवारी को? एक तो सूचना पत्र देना है, ठीक है, सबसे पहले सूचना पत्र देना। उसके बाद में मौके पर जो तारीख दी गई उस तारीख को सीमांकन करना है, सीमांकन का पंचनामा बनाना है, उसकी फील्ड बुक बनानी है, फील्ड बुक बनानी है और उस फील्ड बुक में को नक्शे में दर्शाना है। उसके बाद में उसका एक जो है प्रतिवेदन पेश करना है। कहां पर पेश करेगा प्रतिवेदन? पटवारी जो है इस पूरे सीमांकन का प्रतिवेदन फिर कहां पर पेश करेगा? जिसने आदेश दिया है, तहसीलदार ने आदेश दिया तो तहसीलदार को पेश करेगा। वो पेश करने के बाद में फिर तहसीलदार को क्या करना है? तहसीलदार को क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं कि ये सीमांकन जो हुआ, ठीक है, यहां सीमांकन हुआ और इस सीमांकन में यह पाया गया कि सभी स्थितियां समान है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अर्थात यह व्यक्ति जो है अपनी सभी सीमाओं में पाया गया। कौन व्यक्ति? यह व्यक्ति जो है इसका कब्जा अपने सीमा जो है उसी में पाया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, केवल इस व्यक्ति को ही उसमें
सूचना पत्र देना है, कौन देगा? तहसीलदार जो है उसको सूचना पत्र देगा। लेकिन यहां पर अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है, गड़बड़ कैसे पाई जाती है कि जैसे इस व्यक्ति को सूचना पत्र दिया, इसको दिया, और जो सीमांकन हुआ उसमें इस तरीके से यहां तक जो है इस व्यक्ति का और इस व्यक्ति का इस जमीन पर कब्जा पाया, तो ऐसी स्थिति में जो पंचनामा में बात आई है कि इतने भाग पर जो है इन लोगों का कब्जा पाया गया, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को भी, जिन लोगों का कब्जा इसमें पाया गया इस जमीन में, इन लोगों को भी तहसीलदार को नोटिस देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का कब्जा पाया, तो इस व्यक्ति को भी तहसीलदार नोटिस देगा, ठीक है। और नोटिस देने के बाद में जो सीमांकन हुआ है उस सीमांकन की 129(4) में, कौन सी धारा में? 129 की उपधारा 4 में जो है उसकी पुष्टि करेगा, कौन? तहसीलदार, ठीक है। तो इस प्रकार से सीमांकन की कार्रवाई इसको पूरी करनी पड़ेगी, किसको? तहसीलदार को अपने निर्देशन में इस प्रकार से सीमांकन की कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी। अब विवाद कहां पर खड़ा होता है? सीमांकन निरस्त कब होता है, ठीक है, सीमांकन निरस्त कब होता है, तो उसको हम 129 की उपधाराएं जो है उसमें हम समझेंगे, ठीक है। उसको हम कैसे समझेंगे कि देखिए सीमांकन निरस्त कब होता है, ठीक है। अब सीमांकन निरस्त जो है वह कब होता है, तो धारा 129(5), ठीक है, धारा 129(5) के अनुसार कोई भी पक्षकार जो तहसीलदार द्वारा सीमांकन की रिपोर्ट की पुष्टि से व्यतीत है, ठीक है, क्या है? जो सीमांकन की रिपोर्ट जो है उससे व्यतीत है। कैसे? कि जैसे यहां पर इसने सीमांकन की पुष्टि कर दी कि ये सीमांकन जो हुआ है ये सही हुआ है, इसकी पुष्टि किसने कर दी? तहसीलदार ने कर दी। अब इस बात से कौन दुखी है? ये व्यक्ति दुखी है या ये व्यक्ति दुखी है, दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है तो वह व्यक्ति जो है वह आगे कार्रवाई कर सकता है कि ये सीमांकन जो हुआ है गलत हुआ है, इसमें कोई गलत प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है। तो व्यतीत है, ठीक है, क्या है? एग्रीव्ड है, वह निम्नलिखित आधारों पर उसे निरस्त करवा सकता है। अब निम्नलिखित आधार कौन से हैं? तो सबसे पहला आधार है उसमें, देखिए यहां पर सीमांकन निरस्त करवाने का पहला आधार है, ठीक है। पहला आधार क्या है? नोटिस न मिलना। नोटिस न मिलना अर्थात पड़ोसी कृषकों को या जो जिस व्यक्ति की जमीन का सीमांकन किया है उसको ही नोटिस नहीं दिया गया, लेक ऑफ नोटिस, ठीक है, नोटिस नहीं दिया गया। अगर उन लोगों को नोटिस नहीं दिया गया 129(2) के तहत, कौन सी धारा के अंतर्गत? 129(2) के अंतर्गत अगर उनको नोटिस नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि संबंधित पक्षकार या पड़ोसी कृषकों को धारा 129(2) के तहत सीमांकन से पहले राजस्व निरीक्षक, ठीक है, आरआई, ठीक है, या पटवारी द्वारा उचित सूचना पत्र, ठीक है, सूचना पत्र अर्थात नोटिस तामील नहीं कराया गया था, अर्थात जो सीमांकन किया गया उससे पहले जो पड़ोसी कृषक है या जो हितबद्ध पक्षकार जो है उनको सूचना पत्र नहीं दिया गया, विधिवत सूचना पत्र नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में सीमांकन जो है आपका वह निरस्त हो सकता है, ठीक है। दूसरा कारण है आधार नंबर 2 है, ठीक है, यहां पर आधार नंबर 2 है। क्या है आधार नंबर 2? आधार नंबर 2 है सुनवाई का अवसर न मिलना, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, अर्थात जैसे 129(4) में, ठीक है, 129 की उपधारा 4 के अंतर्गत जब तहसीलदार के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की जाती है, किसकी? सीमांकन की पुष्टि की जाती है, और उस समय अगर व्यतीत पक्षकार जो है उनको तहसीलदार जो है वो सुनवाई का अवसर नहीं देता है। क्या करता है? सुनवाई का अवसर नहीं देता है। अर्थात यदि तहसीलदार ने सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि करने से पहले पक्षकारों को धारा 129(4) के तहत अपनी बात रखने या, ठीक है, अपनी बात रखने या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में भी सीमांकन निरस्त हो सकता है या उसका यह सीमांकन निरस्त करवाने का एक आधार हो सकता है। अगले कई आधार यहां पर दिए गए हैं। आधार नंबर 3 है अन्य पर्याप्त आधार, एनी अदर सफिशिएंट ग्राउंड। इसमें से क्या है? पहला ग्राउंड है नक्शे में त्रुटि होना। अगर जो सीमांकन किया गया था उसका नक्शा जो है पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया, और उस गलत नक्शे के आधार पर अगर सीमांकन कर दिया गया है तो यह भी एक सीमांकन निरस्त करवाने का अच्छा आधार हो सकता है, ठीक है। दूसरा आधार है स्थायी चिन्हों, ठीक है, जैसा हमने समझा था कि स्थायी मेड़ से ही सीमांकन होना चाहिए। स्थायी चिन्हों अर्थात फिक्स पॉइंट से पैमाइश न करना, अर्थात स्थायी चिन्हों से अगर सीमांकन नहीं किया गया है तो यह भी एक आधार हो सकता है सीमांकन को निरस्त करवाने का। तीसरा आधार है जरीब या मशीन में खराबी होना,
अगर जिस जरीब से या मशीन से सीमांकन किया गया है उसमें ही अगर किसी प्रकार की मिस्टेक है और उस मिस्टेक को आप जो है बता देते हैं, तो इस स्थिति में उसके आधार पर भी आपका सीमांकन जो है या किसी व्यक्ति का सीमांकन जो है वह निरस्त करवाया जा सकता है। चौथा आधार जो है मौके पर पंचनामा ठीक से न बनाना, अर्थात जो पंचनामा बनाया है उसमें प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि यार उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ की गई है, तो इस आधार पर भी आप सीमांकन को अपास्त करवाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन स्थितियों में सीमांकन निरस्त हो सकता है। अब आगे हम समझेंगे कि सीमांकन निरस्त कैसे होता है। ठीक है, सीमांकन निरस्त कब होता है तो यह तो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि सीमांकन निरस्त कैसे होता है। तो सीमांकन को निरस्त करवाने की, ठीक है, सीमांकन को निरस्त करवाने की चरणबद्ध कानूनी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार से मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होगा कहां आवेदन करें। ठीक है, आपको आवेदन कहां करना है। अगर आप सीमांकन निरस्त करवाना चाहते हैं या तो आप खुद उस सीमांकन से ना पूछें जो सीमांकन आपने करवाया है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने सीमांकन करवाया उससे आप जो है असंतुष्ट है, व्यथित है, परेशान है, तो ऐसी स्थिति में कहां पर आप आवेदन करें। तो देखिए, तहसीलदार द्वारा सीमांकन, ठीक है, रिपोर्ट पुष्ट अर्थात कंफर्म कर दिया जाने के बाद आपको उपखंड अधिकारी अर्थात एसडीओ न्यायालय में आवेदन देना होगा। कहां पर देना होगा, उपखंड अधिकारी के समक्ष आपको आवेदन देना होगा। अब कौन सी धारा में लगता है आवेदन, ठीक है, कौन सी धारा में लगता है, तो यह आपका आवेदन जो लगता है ये 129(5) में लगता है। कौन सी, एमपीएलआरसी की धारा, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129(5) में लगता है। अब आगे की प्रक्रिया क्या है, जब आपने 129(5) में आवेदन आप लगाना चाहते हैं तो आपको कितने पीरियड में उसको लगाना चाहिए, कितने समय में आपको लगाना चाहिए। तो अगला जो है सीमांकन को निरस्त करवाने की चरणबद्ध कानूनी प्रक्रिया जो है उसका आगे जो है वह चरण है समय सीमा। ठीक है, क्या है वह, समय सीमा। समय सीमा अर्थात कितने टाइम में आपको वह आवेदन पेश करना चाहिए जिसको आप सीमांकन को निरस्त करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका लिमिटेशन जो है वह लिमिटेशन है यह आवेदन 129(5) का। ठीक है, यह आवेदन तहसीलदार द्वारा सीमांकन की पुष्टि के आदेश की तारीख से, ठीक है, सीमांकन की पुष्टि जो की है उसकी तारीख से कितने दिन में, 45 दिनों के भीतर, ठीक है, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, अर्थात कैसे कि जैसे मान लेते हैं कि 1/1/2025 को सीमांकन की पुष्टि की गई है। ठीक है, तो 1/1/2025 से 45 दिन की अवधि जो है उसके अंदर आपको जो है एसडीओ के वहां पर 129(5) का आवेदन पेश करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ में कौन से दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे, तो जो पुष्टि जो की है, ठीक है, जिस आदेश की पुष्टि जो की, सीमांकन की पुष्टि हुई है उस पुष्टि का आदेश जो है वह आपको उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उसके साथ में लगानी जरूरी है। अगर आप 45 दिन के अंदर आप पेश नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में धारा 5 की एप्लीकेशन भी आप उसके साथ में पेश कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मुझे इस पुष्टि की जानकारी पहले नहीं हुई थी, इसलिए ये जब पुष्टि की जानकारी मुझे हुई वैसे ही मैंने इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकाली और मैंने जो है पूर्व की समय अवधि जो उसकी माफी के लिए आवेदन पेश किया है। तो इस प्रकार से आप कार्रवाई कर सकते हैं। आगे इसमें आया है कि एसडीओ की शक्ति क्या रहेगी। ठीक है, कि जब आप सीमांकन की जो पुष्टि है उसको अपास्त करवाना चाहते हैं, सीमांकन कार्रवाई को अपास्त करवाना चाहते हैं, जब आपने सीमांकन की कार्रवाई जो है 129(5) में आवेदन पेश कर दिया एसडीओ को और लिमिटेशन में पेश कर दिया। ठीक है, अब एसडीओ क्या कर सकता है, तो एसडीओ की जो शक्ति है, ठीक है, यहां पर एसडीओ की शक्ति बताई गई है। एसडीओ मामले की सुनवाई करेंगे, क्या करेंगे, मामले की सुनवाई करेंगे, जिनको आपने अनावेदक बनाया उनको नोटिस जारी करेंगे। ठीक है, और यदि उन्हें लगता है कि नोटिस नहीं दिया गया था या प्रक्रिया में गलती थी, जैसा कि हमने समझा था कि ये बातें करना जरूरी है, अगर ये बातें उसमें नहीं की है, ये प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, गलती की है, तो वे सीमांकन को निरस्त अर्थात सेट असाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वे सीमांकन को निरस्त कर सकते हैं। इसके बाद वे पुनः सीमांकन अर्थात फ्रेश डिमार्केशन का आदेश दे सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, अगर इनको लगता है कि सीमांकन जो हुआ है वह गलत हुआ है तो ऐसी स्थिति में वे क्या करेंगे, उस सीमांकन को निरस्त कर देंगे। ठीक है, और वापस से सीमांकन का आदेश कर देंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने सीमांकन निरस्त कर दिया अर्थात अब सीमांकन नहीं होगा, वो वापस से सीमांकन का आदेश पारित करेंगे। देखिए, एसडीओ ने अगर सीमांकन का आदेश दे दिया है, ठीक है, एसडीओ ने अगर सीमांकन का आदेश दे दिया है और फिर से अगर सीमांकन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या होगा, धारा 129(8) की अंतिम रूपता, यदि एसडीओ
129(6) के तहत दोबारा सीमांकन का आदेश देते हैं। क्या करते हैं, 129(5) में तो एप्लीकेशन लगेगी, 129(6) में फिर से आदेश होगा और फिर उस नई रिपोर्ट को धारा 129(7) के तहत पुष्ट कर देते हैं। क्या होता है, उसके बाद में जैसे तहसीलदार के वहां पर होता है, ऐसे ही यहां पर होगा कि वापस से जो है एसडीओ साहब जो है वो लेटर जारी करेंगे, फिर से सीमांकन करवाएंगे, उसकी वापस से वे पुष्टि करेंगे, उसकी पुष्टि कर देते हैं। तो उस आदेश के विरुद्ध, ठीक है, जो एसडीओ साहब ने आदेश पारित किया है, उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन नहीं होगी। ठीक है, इसमें केवल सिवाय उच्च न्यायालय में रिट याचिका के अलावा, इसमें क्या होगा कि अगर एसडीओ साहब ने किसी सीमांकन को निरस्त कर दिया है या उसको सही पाया है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के खिलाफ आप न तो किसी रिवीजन में जा सकते हैं, नहीं आप कोई अपील कर सकते हैं। उसमें केवल आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और आपको वहां पर रिट पिटीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।